एवरीवन वेलकम बैक मैं चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग पैथोलॉजी लेक्चर सीरीज का आपका टॉपिक है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। ज़्यादा बकवास न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वुंड हीलिंग होती क्या है। Healing is the body response to injury in an attempt to restore normal structure and function. Healing involves two distinct process. देखिए healing क्या है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। कोई भी अगर आपकी बॉडी में इंजरी हो रही है, ठीक है, कोई भी इंजरी हो रही है चोट के वजह से या किसी ट्रॉमा के वजह से, तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी बॉडी अटेम्प्ट करती है खुद को वापस से रीस्टोर करने की, हील करने की, ठीक है, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करती है। वो प्रोसेस क्या आपका हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। जो हीलिंग है उसमें देखिए दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है रीजनरेशन और दूसरा होता है रिपेयर, ठीक है। जो रीजनरेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। रीजनरेशन व्हेन हीलिंग टेक्स प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स एंड यूजुअल यूजुअली रिजल्ट्स इन कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल टिश्यूज। देखिए रीजनरेशन में क्या होता है कि जो हीलिंग होती है वो आपकी पैरेन्काइमल सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से देखिए क्या होता है, और उसमें जो आपका जो रिजल्ट आता है, ओवरऑल हीलिंग का जो रिजल्ट आता है, उसमें जो टिश्यू का ओरिजिनली रूप होता है, यानी कि कहीं चोट लगा है और वापस से वो आपका क्या ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है बिना किसी निशान या दाग के, वो आपका क्या है, आपका रीजनरेशन है, ठीक है। यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस से रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पैरेन्काइमल सेल का प्रोलिफरेशन होता है रीजनरेशन में। देन अगर हम रिपेयर में आते हैं, व्हेन हीलिंग टेक्स प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग। देखिए रिपेयर में क्या है, जो हीलिंग होती है वो आपका होता है किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट के प्रोलिफरेशन की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके प्रोलिफरेशन की वजह से हीलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस होते हैं, स्कारिंग होती है। स्कारिंग यानी कि कहीं ऐसी चोट हुई है, ठीक है, आपकी बॉडी रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है और वहां पे प्रोलिफरेशन कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस और स्कार्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिपेयर यानी ठीक तो हो रहा है बट वहां पे निशान रह जा रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से निशान रह जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या आपका रिपेयर है। यानी कि आप देखते हो वुंड, आपको कहीं चोट लगी रहती है, ठीक है, तो वो लंबा स्कार दे जाता है, घाव दे जाता है, निशान दे जाता है, ठीक है, तो आपका क्या है, रिपेयर है। रीजनरेशन में आप देखोगे कि वापस से उसी सेल्फ लाइफ में आ जाता है, वापस उसी की उसी तरीके से आ जाता है बिना किसी निशान के, वो क्या आपका रीजनरेशन है। अब हम बात करते हैं, देखिए वुंड हीलिंग जो है आपका दो तरीके से होती है, ठीक है। पहला होता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन प्राइमरी यूनियन, और दूसरा है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन सेकेंडरी यूनियन। आप जानते हैं चोट दो तरीके से होती है। एक होता है आपको सिंपल कट लगता है, आपको क्या हुआ यहाँ पे सिंपल जैसे इस तरीके से कट लगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, प्राइमरी यूनियन में आ गया, ठीक। अब कहीं पे पता चला आप गिर गए, घसीट गए, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, आपके टिश्यू का कोई हिस्सा निकल गया, ठीक है, टिश्यू का पूरा हिस्सा निकल गया, वो क्या आपका सेकेंडरी इंटेंशन। जैसे कि पूरा आपका टिश्यू है, यहाँ पे घाव वाव लगी है, इस तरीके से थोड़ा छिलरा उलरा गया है, जैसे सीधे भाषा में कहूँ तो वो कंडीशन की आपकी सेकेंडरी इंटेंशन में आ जाती है, क्योंकि टिश्यू ज्यादा लॉस हुआ रहता है। अब हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी वुंड हीलिंग पे हम आते हैं। तो प्राइमरी वुंड हीलिंग के फीचर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो प्राइमरी वुंड होगा, वो आपका जो चोट होगी प्राइमरी, वो क्या होगा, क्लीन और अनइन्फेक्टेड रहेगा। एकदम क्लीन और अनइन्फेक्टेड, यानी किसी भी तरीके से इन्फेक्शन वहां नहीं होगा। दूसरा क्या है, सर्जिकल इंसिस्ट, यानी कि वहां पे आपका सर्जिकल, आप सर्जरी सूचरिंग के से आप वहां पे बिल्कुल आप कर सकते हो, या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक में सिंपल ब्लेड से एक स्ट्राइक लगाई जाती है, वो आपका सर्जिकल इंसिस्ट कह सकते हैं, या फिर आपका कोई सिंपल कट हो गया, ठीक है, वो आपका उसको स्टीचरिंग के से क्या किया जा सकता है, वापस से उसको क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें सेल्स और टिश्यू का ज्यादा लॉस नहीं होता, जैसे कि एक चाकू से चोट लग गया या फिर आपका किसी ब्लेड से कट गया, ठीक है, कहीं भी हाथ कटा है या नसे वसे बच्चे काटते रहते हैं, तो वो सारी चीजें आपका क्या हो गया, ठीक है, वो प्राइमरी वुंड हो गया, ठीक है, वो क्लीन रहता है, इन्फेक्टेड नहीं रहता, ठीक है। दूसरी चीज है कि उसको स्यूचर से उसको फिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज, ज्यादा सेल और टिश्यूज का लॉस नहीं हुआ रहता है ना।
देन उसके बाद हम आते हैं एजेस ऑफ वुंड आर अप्रोक्सीमेटेड बाय सर्जिकल सीचर्स। जो आपके एजेस है वुंड के उसको आप सर्जिकल सीचर से फिल कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे हम आते हैं, ठीक। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्या क्या आपके इवेंट्स होते हैं, यानी कि किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आपका हील होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए स्टेप है आपका इनिशियल हिमोरेज। अब जाहिर सी बात है कहीं चोट लगी है तो ब्लड ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो इनिशियल हिमोरेज क्या हो गया, आपकी ब्लीडिंग का प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब ठीक है, अब कहीं चोट लगी वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हुआ, अब जो आपके इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पे एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहले देखिए एक्यूट ही आपका एक्टिवेट हो रहा है, कहीं पे इंजरी हो रही है, ट्रॉमा हो रहा है, तो आपकी एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। वहां पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, ठीक है, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। देन उसके बाद वहां पे आपका फ्लूइड्स आएंगे, वहां पे जो आपके न्यूट्रोफिल्स है वो पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा, न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो वहां न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले पहुंचेंगे ताकि कोई फॉरेन इन्वेडर इंटर न कर पाए। तीसरी चीज है इपिथेलियल चेंजेस, फिर होगा धीरे धीरे हीलिंग में आपके इपिथेलियल चेंजेस होंगे। फिर आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, अब वो इपिथेलियल आपके धीरे धीरे सेल्स फिल कर रहे हैं उस चोट को, और फिर लास्ट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, सेल का। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर लास्ट में आपके सीचर ट्रैक्स, अब वहां पे सीचरिंग करी गई तो लास्ट में ट्रैक्स बनेंगे सीचर के, क्या टाके लगाए जाएंगे तो लास्ट में उसमें क्या आएगा ना, उसमें निशान आते हैं इस तरीके से, जैसे सीचर ट्रैक्स हो गया आपके इस तरीके से, है ना, निशान हल्के रह जाते हैं, हल्के फुल्के, है ना, वो सीचर ट्रैक्स आपके। अब देखिए जो सबसे पहला आपका आ गया इसमें जो स्टेप हम लोगों ने बात करी थी, सबसे पहले क्या आपका इनिशियल हिमोरेज के बारे में। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको बुक रिकमेंड कर देती हूँ। हर्ष मोहन की जो बुक है वो बेस्ट है, मैंने भी वहीं से नोट्स प्रिपेयर करा है, तो बुक रिकमेंडेशन में मैं आपको हर्ष मोहन की बुक रिकमेंड करूंगी पैथोलॉजी के लिए। काफ़ी डेप्थ में रहता है, शॉर्टकट नहीं है, और मैं हमेशा मना करती हूँ शॉर्टकट नहीं पढ़िए। तो सबसे पहले इनिशियल हिमोरेज पे आते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंजरी द स्पेस बिटवीन द अप्रोक्सीमेटेड सरफेस ऑफ इंसिस्ड वुंड इज फिल्ड विथ ब्लड which then clots and seals the wound against dehydration and infection। अब देखिए इनिशियल हिमोरेज हो रहा है, उस कंडीशन में कहीं चोट लगी है, ठीक। तो बॉडी जो आपका वहाँ आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स वहाँ पे क्या होगा, तुरंत वहाँ पे उस जो स्पेस बना हुआ है वहाँ पे आपका ब्लड जा करके फिल होगा और वहाँ क्लॉट बनेगा, ठीक है। जो भी वुंड है वो ब्लड से क्या होगा, ब्लड क्लॉट से फिल हो जाएगा, जिससे वजह से वो जो वुंड है आपका पूरी तरीके से सील हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, पूरी तरीके से सील हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या, ब्लड की लॉस ना होने की वजह से डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे आपके जो टिश्यूज है, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई, क्या चीज, डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन से बचने के लिए बच चाहता है क्या, ब्लड क्लॉट बचाता है, ठीक। देन उसके बाद हम आते हैं सेकंड आपका एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या है, this occurs within 24 hours with appearance of polymorph from the margin of incision. By third day polymorphs are replaced by macrophages। अब देखिए फिर सेकंड क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा वहां पे, और 24 आवर्स के अंदर वहां पे न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन्फ्लामेशन नहीं पढ़ा है तो इन्फ्लामेशन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन पहुंचता है, न्यूट्रोफिल्स पहुंचता है, ठीक है। और थर्ड डे तक, 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं यानी कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको रिप्लेस कौन कर लेता है, मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स की जो लाइफ होती है वो कम होती है, मैक्रोफेजेस की लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड टू थर्ड डे तक रिप्लेस हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस से। अब देखिए थर्ड हम आते हैं इपिथेलियल चेंजेस। अब देखिए जाहिर से ये आप डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये इनिशियल हिमोरेज है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फिल हो गया, गैप को फिल कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट आपका ये इपिथेलियल चेंजेस सारे आने लगेंगे, जो अभी आपके फीलिंग विलिंग होगी। देखिए तो सबसे पहले क्या, बेसल इपिडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट एंड माइग्रेट टू कवर द वुंड विद इन 48 आवर्स फॉर्मिंग अ स्कैब। बाई द फिफ्थ डे अ मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस डेवलप्स डिफ्रेंशिएटिंग इनटू सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर। देखिए जो इपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, और जो वुंड होगा उस
को कवर करने के लिए माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो आपके जैसे ये दोनों वॉल्स होते हैं, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंजरी है, ठीक है। तो यहाँ से इस साइड से भी आपका प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, नीचे से भी होगा और इधर से भी होगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे फिफ्थ डे और 48 आवर्स के अंदर वो क्या बना लेते हैं, एक स्कैब बना लेते हैं, एक स्कैब फॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्कैब है आपका, ठीक है, एक स्कैब को फॉर्मेशन कर लेते हैं। बाय द फिफ्थ डे अ मल्टी लेयर इपिडर्मिस डेवलप, 5वें दिन तक एक मल्टी लेयर इपिडर्मिस क्या होता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर वो वुंड को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिफ्थ डे तक मल्टी लेयर इपिडर्मिस क्या होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग इनटू सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर, सुपरफिशियल अपर वाला और जो आपका डीपर लेयर है उनमें वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। देन उसके बाद देखिए फोर्थ डे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होगा। फोर्थ डे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। बाय थर्ड डे फाइब्रोब्लास्ट आल्सो इन्वेड द वुंड एरिया, जो वुंड एरिया वहां पे फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं। बाय फिफ्थ डे न्यू कोलेजन फाइबर्स स्टार्ट फॉर्मिंग विच डोमिनेट फिल healing is complete till healing is complete. In 4 week the scar tissue with scanty cellular and vascular elements, a few inflammatory cells and epithelialized surfaces formed। देखिए सबसे पहले क्या है, थर्ड डे तक फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। और फिफ्थ डे में क्या होगा, न्यू कोलेजन फाइब्रिल स्टार्ट फॉर्मिंग, फिफ्थ डे तक नए कोलेजन के फाइब्रिल जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोलेजन की फाइब्रिल्स तब तक डोमिनेट करते हैं टिल हीलिंग इज कंप्लीटेड, जब तक हीलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती। जो न्यू कोलेजन के फाइब्रिल्स होते हैं वही डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वही आपके प्रोसेस सारे आगे बढ़ा रहे होते हैं फीलिंग का। फोर्थ वीक तक क्या है, द स्कार टिश्यू विद स्कैंटी सेलुलर एंड वेस्कुलर एलिमिनेट्स। अब देखिए फोर्थ वीक तक क्या हो रहा है, आपके जो स्कार टिश्यू है, ठीक है, जो आपके स्कैंटी सेलुलर और वेस्कुलर एलिमेंट, वेस्कुलर यानी कि न्यू वेसल्स जो आपके हैं, ठीक है। अब कहीं टिश्यू का डैमेज हुआ है तो वहां पे जो वेसल्स होंगे, जो आपके कैपिलरीज होंगे वो भी तो डैमेज होंगे, ठीक है। तो नए वेसल्स भी वहां पे बनते हैं, ठीक है। अ फ्यू इन्फ्लेमेटरी सेल इपिथेलाइज सर्फेसेस फॉर्म, अब धीरे धीरे वहां पे इपिथेलाइज सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स रह जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स में आपके लिम्फोसाइट्स और जो आपके मैक्रोफेजेस है वही रहते हैं, ठीक, बाकी सारी चीजें आपके वहां से क्लियर हो जाती हैं। अब फिर लास्ट में क्या है, ये आप 5 कर लो, 4 नहीं, फिफ्थ है, ठीक है, फॉरगेट। फिफ्थ क्या आपका स्यूचर ट्रैक्स है। द हीलिंग ऑफ स्यूचर्ड वुंड इन्वॉल्व फिलिंग द स्पेस विद हिमोरेज। अब देखिए जो स्यूचर, अगर सीचरिंग स्विचरिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे अगर कट ज्यादा डीप हो गया है तो वहां पे स्विचरिंग अगर की गई, जैसे कि आपके कह सकते हैं ना सर्जिकल इंसिजन्स वगैरह होते हैं, ठीक, ब्लेड्स वगैरह लगते हैं, कम अगर लग रहा है आपका चाकू वगैरह से तो वहां पे तो नहीं स्विचरिंग की जाती। अगर डीप कट है या फिर अगर सर्जिकल कट है तो उसमें क्या होगा, वहां पे भी हिमोरेज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होगा, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी होगी एंड कोलेजन फॉर्मेशन। और लास्ट में क्या होगा, जो आपके क्या होंगे कि ट्रैक्स बन जाते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, ट्रैक्स बन जाएंगे सीचर्स वाले, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कवर करके रखा जा रहा है प्रॉपर तरीके से और अच्छे से वो उसकी क्लीनिंग नहीं की जा रही है, ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हैं उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर कट काफी ज्यादा डीप है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं होंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी वुंड हीलिंग, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोगों ने जान लिया प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी हीलिंग। आप लोगों ने देखिए यहाँ प्राइमरी हीलिंग क्या, प्राइमरी वुंड क्या था हमारा, इस तरीके से था, ठीक है। प्राइमरी में तो इसमें सीचरिंग इजिली की जा सकती है, बट जहाँ पे टिश्यू काफी ज्यादा मच लॉस है, यानी ये है आपका सेकेंडरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप सीचर कर नहीं सकते और इसकी हीलिंग में भी क्या हो जाता है, स्कार पड़ जाता है, निशान आप लोग ज्यादा देखोगे, है ना। कहीं अगर नॉर्मल ब्रेड वगैरह से लगाया चाकू वाकू से तो आपका हील हो जाता है जल्दी, ठीक है। और वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और ज्यादा बड़ा स्कार भी नहीं होता। लेकिन हाँ कहीं अगर आप गिर विर गए हो, बाइक से गिरे हो, कहीं साइकिल से गिरे हो, बचपन में तो मैं बहुत गिरी हूँ, तो स्कार्स वगैरह अच्छे खासे निकल आते हैं, ठीक। वहां पे टिश्यू काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, है ना, टिश्यू का टुकड़ा निकल गया है, तो उस कंडीशन में क्या आपकी सेकेंडरी वुंड हीलिंग आती है, प्रोसेस होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो घाव होता है आपका वो कैसा होता है, ओपन विथ अ लार्ज टिश्यू डिफेक्ट विच इज एट टाइम्स इन्फेक्टेड। देखिए जो आपका
दूसरे टाइप का जो घाव होता है वो क्या होता है, लार्ज टिश्यू डिफेक्ट के जैसा होता है, यानी कि उसमें जो टिश्यू का टुकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा गायब रहता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है वो इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है इन्फेक्टेड होता है। दूसरे टाइम पे क्या है, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, टिश्यू और सेल्स की ज़्यादा लॉस होती है इस टाइप के घावों में। फिर तीसरे नंबर पे हम आते हैं, क्या इसके फीचर्स क्या है, द वुंड इज लेफ्ट ओपन एंड नॉट अप्रोक्सीमेटेड बाय सर्जिकल सीजर्स। अब देखिए जो घाव है वो क्या होता है, उसको ओपन छोड़ दिया जाता है, ठीक है, सर्जिकल सीजर से उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि टिश्यू का लॉस है, अगर आप उसको खींचेंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस आसपास के जो टिश्यू उन पे भी प्रेशर पड़ सकता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या आपका सर्जिकल स्टिचेस नहीं लगाए जाते, इसको ओपन छोड़ दिया जाता है। फिर लास्ट में क्या, हीलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द बेस अपवर्ड एज वेल एज फ्रॉम द मार्जिन इनवर्ड। अब देखिए यहाँ पे हीलिंग कैसे शुरू होती है, हीलिंग में देखिए यहाँ पे जैसे ये घाव है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर से भी आपके जो सेल्स हैं वो बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है, और इधर से भी, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ हीलिंग का प्रोसेस इसमें चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फीचर्स पे, तो क्या है, द हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन इज स्लो एंड रिजल्ट्स इन अ लार्ज at time ugly scar as compared to rapid healing and neat scar of primary unit। अब देखिए जो आपका सेकेंडरी इंटेंशन है, इसमें टिश्यू ज़्यादा लॉस हुआ है, सेल ज़्यादा लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हील होने में भी क्या होगा, इस घाव में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, इसमें हील होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो स्कार होगा, इसका जो निशान होगा, वो दाग जो होगा वो आपका बहुत गंदा दिखता है, ठीक है, देखने में गंदा लगता है। और जैसे कि जो प्राइमरी है उसका जो घाव है वो बहुत क्लीन दिखता है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी क्लीन दिखता है प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीज़ें हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के बीच का ये मेन डिफरेंस है कि उसका जो घाव है आपका जल्दी भर जाता है, सेकेंडरी जो घाव होता है वो आपका भरने में समय लगता है। देन उसके बाद इसमें सीक्वेंस क्या आएगा, इसका सीक्वेंस भी स्टार्ट होता है इनिशियल हिमोरेज से। देन उसके बाद आएगा क्या, इन्फ्लामेटरी फेज, ठीक है, इन्फ्लामेटरी फेज आ रहा है यहाँ पे भी, जाहिर सी बात है, अब कहीं भी ट्रॉमा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी देगी। देन उसके बाद क्या आएगा, इपिथेलियल चेंजेस, थर्ड क्या है हमारा, इपिथेलियल चेंजेस। देन उसके बाद है ग्रेन्युलेशन टिश्यू, क्या बन रहा है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ठीक है। ग्रेन्युलेशन टिश्यू देखिए क्या होते हैं, जहाँ पे न्यूवेस्कुलराइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, नए वेसल्स फॉर्मेशन में ग्रेन्युलेशन टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखिए नेक्स्ट उसके बाद स्टेप क्या है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, चोट क्या हो रही, सिकुड़ रही है, ठीक है। आप देखोगे कि कहीं अगर मसल जहाँ पे इस टाइप के चोट होते हैं वहां पे क्या होता है, जब हीलिंग हो रही होती है तो वहां पे आसपास की जो टिश्यू होती है वो खिंचती है, जो वुंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले बड़ा रहता है और धीरे 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 सिकुड़ता जाता है ना। देन उसके बाद क्या, लास्ट में प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये स्टेप नहीं है कि लास्ट में प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन जा रही है, या हो सकता है अगर वुंड सही तरीके से क्लीन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए ओपन वुंड रहता है तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका ये है, ठीक है, ओवरऑल ये आपका वुंड है, हिमोरेज हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद इन्फ्लामेटरी फेज आया है, इन्फ्लामेटरी फेज में आपके सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचे, उसके बाद मैक्रोफेजेस यहाँ पे आ जा रहे हैं, मैक्रोफेजेस से फिर उसके बाद देखिए न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू के प्रेजेंट में इपिथेलियल चेंजेस भी हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देन उसके बाद क्या, वुंड ये कोलेजन स्कार से बन रहे हैं और आपके वुंड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखोगे कहीं चोट लगी है तो वहां पे धीरे 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 छोटा होते रहता है वुंड, है ना, खिंचता है। अब हम आते हैं, फिर से जानते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, इनिशियल हिमोरेज, ठीक है। इनिशियल हिमोरेज में क्या हो रहा है हमारा, ब्लड क्लॉट बन रहा है, ठीक, चोट लगी है वहां पे वुंड स्पेस में क्या हो रहा है, ब्लड और ब्लड क्लॉट बन रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद वहां ब्लड क्लॉट बन रहा है, फाइब्रिन के क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि ड्राई हो जाते हैं, फाइब्रिन के क्लॉट बन रहे हैं और क्या होते हैं, ड्राई हो जा रहे हैं, ठीक है। ड्राई होते हैं जो ब्लैक ब्लैक पपड़ी जम जाती है ना, क्या कहते हैं हम उसको, पपड़ी जम गई है चोट पे, ठीक है वो। देन उसके बाद क्या आपका सेकेंड इन्फ्लामेटरी फेज है, इन्फ्लामेटरी फेज में क्या है आपका, देयर इज एन इनिशियल एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ मैक्रोफेजेस विच क्लियर ऑफ द डेब्रिस एज इन प्राइमरी यूनिट। अब देखिए जो इन्फ्लामेटरी फेज है उसमें क्या हो रहा है आपका, कि जो
न्यूट्रोफिल्स वहां पहुंच रहे पहले, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स पहुंचे, 2 दिन के बाद वहां पे मैक्रोफेजेस पहुंच जा रहे। मैक्रोफेजेस का काम देखिए क्या होता है कि वो जो आपके डेड सेल्स होते हैं ना उनको क्लियर करने का काम करते हैं, और जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनको भी क्लियर करने का काम करते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं इपिथेलियल चेंजेस पे। इपिथेलियल चेंजेस पे, एज इन प्राइमरी हीलिंग द epidermal cells from both the margins of the wound proliferate and migrate into the wound in the form of epithelial supers till they meet in the middle and re-epithelize the gap completely। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें जो चोट होती है यहाँ पे जो आपकी हीलिंग होती है अंदर से, मतलब बाहर से अंदर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ये धीरे धीरे यहाँ पे आपके सेल्स बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, और फिर ये जाकर के यहाँ पे क्या होंगे आपके मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, और ये पूरी तरीके से जो गैपिंग होती है उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू पे। किस पे आते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, फोर्थ है हमारा ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ सेकेंडरी हीलिंग थ्रू फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड न्यू वेस्कुलराइजेशन। अब देखिए जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है उसमें क्या हो रहा है, ये मेन जो बल्क है आपका जो सेकेंडरी हीलिंग का, इसी के वजह से होता है क्या, इसमें फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंड देन न्यू वेस्कुलराइजेशन। न्यू वेस्कुलराइजेशन यानी कि नए वेसल्स बन रहे हैं वहां पे, ठीक है, क्रिएटिंग अ डीप रेड फ्रेजाइल टिश्यू, जिसकी वजह से डीप रेड फ्रेजाइल टिश्यू बनता है। डीप रेड आप देखो कि जहाँ चोट आपकी हील हो रही होती है, ठीक है, कभी कभी वहाँ दानेदार जैसे होते हैं ना, दाने दाने जैसे रेड 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 आपके वो वुंड दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका नए वेसल्स बन रहे होते हैं आपके, और साथ ही साथ में फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो रेड और फ्रेजाइल टिश्यू दिखता है, ठीक। ओवर टाइम इट मेच्योर्स इनटू अ पेल एंड कोलेजन रिच स्कार। धीरे 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 वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है और वो पेल और कोलेजन रिच स्कार बन जाता है, ठीक है, विथ रिड्यूस्ड वेस्कुलरिटी, इसकी वजह से क्या, वेस्कुलरिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, लैकिंग रीजनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किन स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर फॉलिकल्स। अब देखिए वेस्कुलरिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका स्किन स्ट्रक्चर, जो स्पेशलाइज्ड स्किन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हमारे स्किन में क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, कोलेजन रिच स्कार्स होने की वजह से क्या हो रहा है, वेस्कुलरिटी रिड्यूस हो रही है, और इसकी वजह से जो आपकी स्किन के स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके हेयर फॉलिकल्स हो गए और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से आपके रीजनरेट नहीं हो पाते, उनका रीजनरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या आ रहा है आपका, फिफ्थ आपका स्टेप क्या है, वुंड का कॉन्ट्रेक्शन। फिफ्थ में क्या हो रहा है, वुंड का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वुंड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंडरी हीलिंग नॉट सीन इन प्राइमरी हीलिंग। अब देखिए वुंड का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है सेकेंडरी हीलिंग में, ठीक है, आप लोग देखते हो जहाँ पे इस तरीके की घाव होती है सेकेंडरी वाला, वो धीरे धीरे चोट क्या होती है, सिकुड़ती जाती है, छोटी होती है, ऐसा नहीं कि फैला का फैला रह जाता है, छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वुंड क्या हो रहा है, सिकुड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, due to the action of myofibroblast present in granulation tissue, the wound contracts to 1/3 to 1/4 of its original size। अब देखिए ये हो क्यों रहा है, ठीक है, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है और जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से किसमें, ग्रेन्युलेशन टिश्यू में मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वुंड जो का कॉन्ट्रेक्शन, वुंड का जो ओरिजिनल साइज है उससे 1/3 से ज्यादा, 1/3 से लेकर के 1/4 क्या हो रहा है, वो सिकुड़ जा रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या हो रहा है, हमारी चोट क्या हो रही है, सिकुड़ हो रही है, बड़े से और छोटे, अपने ओरिजिनल साइज से और ज्यादा छोटी हो जा रही है, ठीक है, किसकी वजह से, क्यों, जो आपकी मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है किसमें, ग्रेन्युलेशन टिश्यू में। फिर हम आते हैं सिक्स पे। सिक्स में क्या है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। एक और चीज आपका होमवर्क है, आप मायोफाइब्रोब्लास्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट के बारे में, और ग्रेन्युलेशन टिश्यू छोटा सा डिफिनेशन लिख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने मायोफाइब्रोब्लास्ट या ग्रेन्युलेशन टिश्यू के बारे में पढ़ा है तो, ठीक है। देन उसके बाद सिक्स पे हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन।
अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये जो ओपन वुंड है तो इनमें बैक्टीरिया कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ एन ओपन वुंड डिलेज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स दैट प्रोवोक नेक्रोसिस, सुपरेशन एंड थ्रोम्बोसिस। अब बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स अपने रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ नेक्रोसिस कॉज हो रहा है, नेक्रोसिस यानी सेल डेथ कॉज हो रहा है, सुपरेशन हो रहा है और थ्रोम्बोसिस बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हीलिंग होती है वो आपकी काफी ज्यादा डिले हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग में। ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है आपका, जो प्राइमरी ही यूनियन है और सेकेंडरी यूनियन है। प्राइमरी में क्या है, सबसे पहले फीचर्स पे बात करते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ वुंड, तो प्राइमरी में क्या है, क्लीन है, दूसरे में क्या है, अनक्लीन है। इसमें जो चोट है क्लीन रहता है, इसमें क्या है, अनक्लीन है। इन्फेक्शन क्या है आपका, जनरली अनइन्फेक्टेड, जनरली क्या होता है, अनइन्फेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जैसे कि आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें हीलिंग में टाइम लगता है और बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत जल्दी होता है। मे बी इन्फेक्टेड, जो सेकेंडरी यूनियन है ये इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, मार्जिन्स, मार्जिन क्या आपका सर्जिकल क्लीन होता है, और इसमें क्या है, इरेगुलर होता है। इसमें सर्जिकल क्लीन है और ये क्या है, इरेगुलर है, इरेगुलर वुंड होता है। सीचर्स क्या है, यूज्ड, इसमें सीचर्स यूज किए जा सकते हैं, बट इसमें नॉट यूज, इसमें यूज नहीं होते हैं। फिर क्या हीलिंग है आपका, स्कैंटी ग्रेन्युलेशन टिश्यू एट द इंसिस्ड गैप एंड अलोंग सूचर ट्रैक्स, सूचर ट्रैक्स होंगे और स्कैंटी ग्रेन्युलेशन टिश्यूज आपको मिलेंगे। इसमें क्या है, एक्सिबरेंट ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जो आपके ग्रेन्युलेशन टिश्यू है काफी ज्यादा होते हैं, जो गैप होते हैं उसको फिल करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से स्कार क्या होता है, अगली होता है। आउटकम क्या निकला, नीट लीनियर स्कार। स्कार क्या होगा, नीट लीनियर होगा, लाइन होगा। जिन्होंने हाथ हाथ की नसें वसें काटी होंगी जीवन में, हाथों में कलाइयां काटी होंगी, उनके पास दिख रहा होगा उनको बहुत अच्छे से कि नीट और क्लीन स्कार होता है। अपने अपने हाथों को चेक कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड इनरेगुलर वुंड, कॉन्ट्रैक्टेड इनरेगुलर वुंड। अब यहाँ पे क्या है, जो वुंड है आपका इनरेगुलर रहता है, आपका कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस देखिए क्या, इनफ्रीक्वेंट इपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट फॉर्मेशन। कभी कभी देखिए इसमें क्या, इन जो इपिडर्मल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी में भी। ठीक है, और इसमें क्या, सुपरेशन में रिक्वायर्ड डेब्रिडेमेंट। अब इसमें सुपरेशन हो सकता है, यानी कि जब इन्फेक्शन की कॉज हो गई तो उस कंडीशन में इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये था हमारा डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग, ऑल अबाउट वुंड हीलिंग। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक और चीज़ है, देखिए ये आपका सिर्फ टिश्यू का है। ठीक है, बोन हीलिंग का प्रोसेस अलग होता है, अलग अलग टिश्यूज़ की हीलिंग का प्रोसेस अलग है, बोन हीलिंग का प्रोसेस अलग है, नॉर्मल टिश्यू की हीलिंग है। ठीक है, तो लास्ट हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि जो प्राइमरी वुंड हीलिंग है उसको हील होने में जल्दी टाइम होता है, और सेकेंडरी वुंड हीलिंग हमारा ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों लेता है, इसका सारा प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ये टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और हाँ लाइक भी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच।